हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी वाला। दिस इज सोनिया आहूजा और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर 4 ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। लेकिन ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम दो छोटी सी बातें कर लेते हैं। क्लास 10th के चैप्टर 2 सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी वाले इस सेशन में मैंने आपसे कुछ सवाल पूछे थे और आपने मुझसे कुछ सवाल पूछे थे, तो फटाफट उनका जवाब दे देते हैं। सबसे पहला सवाल है कि हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर और उसमें से कितनी डिस्ट्रिक्ट में मनरेगा एप्लीकेबल है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब दिया है गिरीश पांडे, ज्योति वर्मा, करण देवर, अभिषेक पटेल और दिव्या धानु जी ने। देयर आर एज ऑफ 2022 अगस्त 766 डिस्ट्रिक्ट्स इन इंडिया एंड उसमें से सिर्फ 626 में मनरेगा एप्लीकेबल है, क्योंकि बची हुई जो डिस्ट्रिक्ट है वो या तो अर्बन है या फिर वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम इतनी सीवियर नहीं है, इसलिए वहाँ मनरेगा नहीं अप्लाई होता है। सेकेंड सवाल पूछा था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रेचुइटी एंड प्रोविडेंट फंड। दोनों ही ग्रेचुइटी एंड प्रोविडेंट फंड दोनों ही एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है, पर उनमें मेन डिफरेंस ये है कि प्रोविडेंट फंड दोनों एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। ग्रेचुइटी इज लाइक अ गिफ्ट फॉर अप्रिसिएशन कि भाई आपने इतने साल हमारे साथ काम किया, इतना अच्छा काम किया, तो आपको अप्रिशिएट करने के लिए हम आपको ये अमाउंट दे रहे हैं। तो वो सिर्फ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है। इसका बिल्कुल सही जवाब दिया है नमिता जी ने, राजेंद्र सिंह, सोनल पांडे, तनुज साहू, भावना चौधरी। थर्ड क्वेश्चन मैंने पूछा था व्हाट इज शेयर क्रॉपिंग। हमने जब 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था तो उसमें हमने बात की थी कि कैसे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड जो है वो अच्छा नहीं है। कुछ लोगों के पास बहुत लैंड है, कुछ लोगों के पास बिल्कुल लैंड नहीं है, दे आर लैंडलेस, राइट। तो उन्हें हम बोलते हैं बिग लैंड ओनर्स एंड लैंडलेस पीपल। तो क्या होता है इंडिया में और कई सारी जगहों पे ये जो लैंडलेस पॉपुलेशन है ये बड़े लैंड ओनर्स से कुछ लैंड का हिस्सा ले लेते हैं किराए पे और उस पे करते हैं खेती, और किराए में वो पैसे नहीं देते हैं बल्कि जो क्रॉप उस पे उगी है उसका कुछ परसेंटेज देते हैं, तो उन्हें हम शेयर क्रॉपिंग कहते हैं। इसका बिल्कुल सही जवाब दिया है रानी पाल और नीलम कल्याण जी ने। उसके बाद अब आपने मुझसे कुछ सवाल पूछे हैं, विच आर द फैक्टर्स दैट गिव राइज टू सर्विस सेक्टर ड्यूरिंग 80s एंड 90s एंड हाउ डिड इट बिकम डोमिनेंट इन इंडिया। किसी भी जगह पर सर्विस सेक्टर को डोमिनेंट होने के लिए 3 मेन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले तो आपकी मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्ट्रांग नहीं तो आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं होंगे, क्योंकि पैसे जब ज़्यादा होते तभी सर्विस सेक्टर आता है। अब पैसे ज़्यादा होते तो किसके पास आएंगे? लोगों के पास जब एक्स्ट्रा पैसे होंगे, इलास्टिक इनकम बोलते हैं जिसको, कि अपनी नीड्स पूरी करने के बाद जब लोगों के पास और एक्स्ट्रा इनकम होती है जिसका वो यूज़ कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी को और अच्छा बनाने के लिए, वो बहुत ज़रूरी है सर्विस सेक्टर का ग्रोथ होने के लिए। और तीसरा उसमें ज़रूरत होती है स्ट्रक्चरल एंड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। टेक्नोलॉजी हेल्प्स क्रिएट सर्विस सेक्टर। अगर टेक्नोलॉजी नहीं थी तब सर्विस सेक्टर इतना स्ट्रांग नहीं था, ठीक है। तो these are the 3 factors that contribute in the creation of strong service sector, और ऐसा ही इंडिया में भी हुआ था। एक हिमांशु सिद्धार्थ जी ने सवाल पूछा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट इनिशिएटिव, गवर्नमेंट स्कीम एंड गवर्नमेंट पॉलिसी। इसको समझाने के लिए मैं एकदम बढ़िया सा सवाल एक एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले एक कोई भी प्रॉब्लम ले लो इंडिया में, जैसे कोई प्रॉब्लम है, जैसे हमने ले ली अनएम्प्लॉयमेंट वाली प्रॉब्लम, मनरेगा। इंडिया ने के लोगों ने, जो लीडर्स हैं, उन्होंने सोचा कि यार हमारे यहाँ ना बहुत प्रॉब्लम हो रही है, लोगों को बहुत अनएम्प्लॉयमेंट है, कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप विचार करो इस पर, ठीक है, और एक्सपर्ट्स को बुलाओ और मीटिंग कराओ, कमेटी बिठाओ और मुझे बताओ कि ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है इंडिया में और इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। फिर वो कमेटी अपना रिकमेंडेशन देती है। इस रिकमेंडेशन में जो सजेशंस देती है उनमें से कितने सजेशन गवर्नमेंट मान के येस कर देती है, वो पॉलिसी बन जाता है, ठीक है। जब भी कमेटी बोलती है ना कि भाई ये 10 चीज़ें करो तो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, तो इन 10 में से गवर्नमेंट को लगता है हाँ मैं ये 8 कर सकता हूँ, तो वो 8 लेके और जब उसको लिख देते हैं कि हाँ ये 8 हमें करना है सो दैट हमारे यहाँ की अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम खत्म हो जाए, वो पॉलिसी बन जाती है। अब उस पॉलिसी को जब एक्शनेबल बनाया जाता है, मतलब क्या, अब पॉलिसी तो लिख दी भाई ऐसा XYZ करना है तब जाके अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होगी, लेकिन XYZ कैसे किया जाएगा उसका क्या। तो जब यही पॉलिसी एक्शन के फॉर्म में आती है ना, तो इसे हम स्कीम बोलते हैं, ठीक है। और इनिशिएटिव क्या होता है? इनिशिएटिव ये होता है कि जब लोग, पब्लिक खड़े होकर सरकार से कुछ मांगती है
कि भाई हमारे यहाँ पानी नहीं है और लोग मरे जा रहे हैं, आप क्या कर रहे हो। और जब लोग इकट्ठा होकर पेटिशन डालते हैं और गवर्नमेंट को गुहार लगाते हैं और फिर गवर्नमेंट पलट के उनके लिए कुछ करती है, उसे गवर्नमेंट इनिशिएटिव कहा जाता है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन थ्री ऑफ देम। करण देवर ने बोला है कि मैं ऑलरेडी इस टॉपिक को पढ़ चुका हूँ, समझ चुका हूँ, तो शुड आई मेक दिस द नोट्स। और उसके अलावा और भी नोट्स को लेकर बहुत सवाल पूछे हैं लोगों ने कि पीपीटी इनफ है या फिर हम अपने नोट्स बनाएं, हाउ टू मेक नोट्स। तो नोट्स को लेकर मैं आपको सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूंगी, अगर आज मुझे कोई ABCD पढ़ा रहा है तो मैं नोट्स नहीं बनाऊंगी, क्योंकि अनलेस मेरे दिमाग में जोर से टपकी लगी हो मैं ABCD कभी नहीं बोलूंगी, ठीक है। लेकिन वहीं अगर आप मुझे इस वक्त स्ट्रिंग थ्योरी समझाने बैठेंगे फिजिक्स की, तो मैं रिकॉर्डर और पोथे लेके बैठूंगी नोट्स बनाने, बिकॉज मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता है। सेम गोज फॉर यू। अगर आपको लगता है कि जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसमें आपको इतने अच्छे से वो टॉपिक पता है कि आपको उसको दोबारा कभी पलट के देखने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको उसके नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि इसमें समझने या भूलने की कोई आशंका है तो आप लिख लो। हाउएवर एक चीज़ का ध्यान रखना कि देयर इज स्टैटिक कंटेंट, मतलब वो कंटेंट जो कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है, और एक होता है वो कंटेंट जो चेंज होता रहता है समय के साथ में, यू नो। तो स्टैटिक में नोट्स नहीं बनाए और आपको चीज़ें याद है तो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आने वाले समय में इसमें कुछ बदलाव आने वाला है तो उसके नोट्स ज़रूर बनाएं, क्योंकि फिर ऐसा होता है ना कि हम जैसे ब्रिक्स की बात कर रहे हैं या फिर कोई गवर्नमेंट पॉलिसी की बात कर रहे हैं, तो एग्जाम के जस्ट पहले उसमें अगर कोई चेंज आता है न्यूज़ में, तो देन आप फटाक से उसके नीचे लिख सकते हो कि भाई पहले ये था अभी ये है। तो आई वुड सजेस्ट कि ये डिसीजन अगेन आपका ही है, जितने अच्छे आप नोट्स बनाओगे उतना अच्छा आपके लिए रहेगा। ऑल्सो इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। एज मैंने आपको कई बार ये पहले भी बोला है कि अगर आपकी बहुत अच्छी मेमोरी है और आपको लगता है आप कर सकते हो तो आप मत बनाओ, पर ज़्यादातर स्टूडेंट्स, ज़्यादातर लोग जो करते हैं वो नोट्स बनाते हैं। कैसे बनाते हैं वो भी अगेन आप पे डिपेंड करता है। मैं कैसे बनाती हूँ मैं आपको बता सकती हूँ, आपको वो अच्छे लगेंगे या नहीं लगेंगे, वो आपको पढ़ने में बेटर रहेगा कि नहीं रहेगा ये अलग बात है, क्योंकि जो जैसे पढ़ता है, रिवीजन आप कैसे करते हो उसके हिसाब से नोट्स बनाने चाहिए। कि मुझे पसंद है अगर मेरे सारे टॉपिक एक साथ हों तो ओके, आई लाइक टू रीड इट लाइक दिस। हो सकता है आप चाहते हो कि आपके नोट्स जो है सब्जेक्ट्स के हिसाब से डिवाइडेड हो, तो आप सब्जेक्ट की अलग अलग कॉपीज बनाओ। आई विल रिकमेंड यू सम वीडियोज ऑन यूट्यूब ऑन हाउ टू मेक नोट्स। हाउएवर इट्स स्टिल अ वेरी वन-on-one थिंग कि नोट्स कैसे बनाए जाने चाहिए ना। बट मेरा रिकमेंडेशन स्टूडेंट्स को हमेशा यही रहता है कि बनाओगे तो पता चलेगा कि अच्छे हैं या नहीं, ठीक है। बनाते रहो और जब रिवीजन करोगे तो तब समझ में आ जाएगा कि यार ये मेरे को नोट्स ऐसे नहीं ऐसे बनाने चाहिए थे, तो मेरे रिवीजन के टाइम में अच्छा रहता। तो यू आर द ओनली पर्सन हु कैन डिसाइड हाउ यू वांट योर नोट्स। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दिस चैप्टर, ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि ग्लोबलाइजेशन होता क्या है और उसका इम्पैक्ट क्या होता है इंडियन इकोनॉमी पे। लेकिन डेफिनेशन नहीं दूंगी इस बार में, क्योंकि डेफिनेशन से पहले ज़रूरी है कि आप समझ जाओ थ्रू रियलिटी, आपके आसपास जो हो रहा है उसे देख के आप समझ जाओ ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। इसकी डेफिनेशन हम एंड में पढ़ेंगे। अब जब आप किसी गांव में इस वक्त अगर आप जाओ, खैर आजकल तो गांव में भी नहीं होता है, लेकिन पुराने टाइम में जब मेरे पेरेंट्स यंग थे तब वो जब दुकान पे जाते थे उनकी किराने की दुकान कुछ इस टाइप की दिखती थी। लिमिटेड ऑप्शंस होते थे, है तो है, नहीं है तो नहीं है। पर आज जब आप सुपरमार्केट जाते हो तो वो कुछ इस तरीके से दिखते हैं, अनलिमिटेड भरे हुए रहते हैं, अनलिमिटेड ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। ये वाइड रेंजिंग चॉइस जो आपको दिख रही है ये एक रीसेंट फिनोमिना है, ये अभी अभी हुआ है। पहले के ज़माने में, आज से 50 साल पहले इतने ऑप्शंस नहीं हुआ करते थे, ठीक है। उस टाइम पे जैसे मेरी मम्मी बताती है कि अगर हमारे यहाँ स्नैक्स नहीं होते थे, ठीक है, घर पे 3 टाइम दिन में खाना होता था, और अगर उसके बीच में खाना है तो या तो मठरी होती थी या तो कचौड़ी होती थी जो बन के रखी रहती थी। पर अदरवाइज देयर वाज नो मैगी, देयर वाज नो चिप्स, ओके। तो आप खाना खाते थे और जो बना के मम्मी घर पे रखती थी वो खाना पड़ता था। आज अगर आपको खाना खाना, नाश्ता करना, तो आपके पास स्विगी, जोमेटो है और दुनिया भर के पैकेज फूड है। ये बहुत रिलेटिवली न्यू फिनोमिना है, ये अब जाके हुआ है, ये पहले नहीं था। तो
this variety of food, wide variety of food that is available in the Indian market since last 2 decades, पिछले 20 सालों में हमने एक बूम देखा है अपने आसपास कि सडनली इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल है जो हमारे माँ बाप को कभी अवेलेबल नहीं थी. In a matter of years, our market have been transformed. कुछ सालों में ही हमारे मार्केट बिल्कुल बदल गए हैं. कैसे? अब इससे कुछ सवाल बनते हैं, ठीक है, कि कैसे, क्या, हाउ डू वी अंडरस्टैंड दिस रैपिड चेंज, कि एकदम से ऐसा बदलाव क्यों आया है, ओके, और क्या है वो फैक्टर्स जो इस बदलाव को लेके आए हैं और इस बदलाव का लोगों पर कैसा असर पड़ रहा है. क्योंकि सडन चेंज है ना, कोई भी सडन चेंज आता है तो वी मस्ट इंक्वायर कि भाई ये चेंज क्यों आया है. अब हमें पता है कि जब 1947 से पहले हमारे पास अंग्रेज़ों का रूल था तो कॉलोनाइजेशन में क्या होता था, कॉलोनाइजेशन में कॉलोनाइजर्स इंडिया से रॉ मटेरियल लेके जाते थे, ठीक है, एक्सपोर्ट करते थे, वहाँ पे उनको बनाते थे मटेरियल को और फिर इंपोर्ट करते थे. यहाँ से कॉटन रॉ मटेरियल लेके जाते थे, वहाँ से फैक्ट्री में चीज़ें बना के वापस आके इंडिया में बेचते थे, ठीक है. तो यूजुअली क्या होता था, कॉलोनीज में है ना इंपोर्टेड फिनिश गुड्स आते थे एंड ट्रेड वॉज द मेन चैनल ऑफ कनेक्टिंग डिस्टेंट कंट्रीज. तो दूसरे देशों के बीच में कनेक्शन सिर्फ ट्रेड को लेकर होता. ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया क्यों आई थी? रूल करने तो नहीं आई थी, बाद में किया रूल, पहले तो ट्रेड करने आई थी ना. तो हमने देखा है कि हमारा पास्ट ये बताता है कि ट्रेड, व्यापार इज द रीजन वाई मेनी कंट्रीज आर कनेक्टेड टू ईच अदर. और पुराने टाइम में ये कॉलोनाइजेशन से होता था और आज के टाइम में उन्हें बोलते हैं हम मल्टीनेशनल कंपनीज. अब क्या है ये मल्टीनेशनल कंपनीज? MNC इज अ कंपनी दैट ओन्स और कंट्रोल, एक कंपनी जो मालिक है या फिर कंट्रोल करती है प्रोडक्शन, उत्पाद इन मोर देन वन नेशन. एक ऐसी कंपनी जो कंपनी की प्रोडक्शन को ओन करती है या कंट्रोल करती है सिर्फ एक देश में नहीं, कई देशों में. अब इसके एग्जाम्पल क्या है? इन्फोसिस, टाटा, ये इंडियन MNCs है जो काम करती है ऑल ओवर द वर्ल्ड. अब कोई फॉरेन MNC बताओ जो इंडिया में काम करती हो, एप्पल हो गया, IBM हो गया. दीज आर कंपनीज, गूगल, Amazon, दीज आर कंपनीज दैट वर्क एंड ऑपरेट इन many countries across the world, right? So these are MNCs, multinational companies. MNCs set up offices and factories. MNCs अपने ऑफिस और फैक्ट्रीज बनाते हैं for production in a region where they can get cheap labor and other resources. हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़े थे लास्ट टाइम, उसमें क्या लिखा था? लैंड, लेबर, इन्वेस्टमेंट एंड चौथा मुझे बताओ क्या होता है? नॉलेज. ये 4 चीजें हमने पढ़ी थी. दीज आर द 4 थिंग्स वी नीड फॉर प्रोडक्शन. तो कंपनीज क्या करती हैं? मूव करती हैं, अब ऐसी जगह पे अपनी फैक्ट्री और ऑफिसेज खोलती है जहां पे उन्हें चीप लेबर और चीप रिसोर्सेज मिल सके. मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने देखा होगा कि स्लम शॉप्स जो होती है वो इंडिया, चाइना, बांग्लादेश, इन जगहों पर ज़्यादा है बिकॉज हमारे यहाँ लेबर चीप है. यहाँ पे बहुत सारा लैंड है तो कच्चा मटेरियल भी बहुत इजी से मिल जाता है, रॉ मटेरियल जिसको बोलते हैं, कनेक्टेड भी है, पोर्ट वगैरह हैं आसानी से. वहीं अगर आप जाओगे किसी, जैसे मंगोलिया चले जाओ, अब मंगोलिया में इतने लोग नहीं रहते, थोड़ा सा बीहड़ इलाका है, वहाँ पे लेबर चीप नहीं है क्योंकि लोग कम हैं. लेकिन वहीं बांग्लादेश, इंडिया, चाइना में बथेरे हैं तो यहाँ लेबर चीप हो जाती है. वही डिमांड सप्लाई वाला हिसाब. तो ये फैक्ट्रीज क्या करती हैं? ये वहाँ जाती हैं जहाँ उन्हें चीप लेबर और इजी रिसोर्स मिल सके और वहाँ जाके अपनी फैक्ट्री डाल देती है. दिस इज डन सो दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उत्पाद करने में जो पैसा लगता है वो कम हो. हमने देखा था कि एग्रीकल्चर में कितना पैसा लगने लग गया था, इन्वेस्टमेंट कितना ज़्यादा लगने लग गया था टू फंक्शन, टू एक्चुअली डू एग्रीकल्चर. तो वैसे ही मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री डालने में पैसा लगता है. तो पैसा किस चीज़ के लिए लगता है? लेबर को देना होता है, रॉ मटेरियल खरीदना होता है, ट्रांसपोर्ट करना होता है, मशीनें खरीदनी होती है. अगर फैक्ट्रीज ऐसी जगह पे डाल दी जाए जहाँ पे वो रिसोर्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, जहाँ पे लेबर बहुत चीप है, तो जो पैसा लगता है कंपनी को वो चीज़ को बनाने में वो कम हो जाता है. इसीलिए तो जितने भी फेमस स्नीकर ब्रांड्स नहीं आपके, यीजी, क्या नाम है उसका, नाइकी, और भी मुझे याद थे, मैंने स्पेशली, आई एम नॉट
आई एम नॉट अ स्नीकर हेड, सो आई डोंट नो नेम्स ऑफ देम ऑल आउट. हश पपीज, नाइकी, MK, जस्टिन, बूट, स्टीव मैडन, ये सब जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं स्नीकर्स और बूट्स बनाती है, ये अमेरिका में थोड़ा ना बनाती है अपना काम, ये तो चाइना में बनाती है क्योंकि वहाँ पे लेबर और रिसोर्सेज चीप है. फिर वो उसको डबल ट्रिपल मार्जिन पे जाके सेल करती है. सो MNCs कैन अर्न ग्रेटर प्रॉफिट. अगर यही जूते अमेरिका अपने ही स्टेट में बनाएगा तो उसको महंगा पड़ेगा क्योंकि वहाँ लेबर महंगी है. पर लेकिन जो वो उसको बनाता है चाइना में और फिर वहाँ से लेके आता है अमेरिका में बेचने के लिए, तो उसको प्रॉफिट ज़्यादा होता है. वहाँ ये चीज़ $100 की बनती है, 200 में बिकती है. वहीं चाइना में $7 की बनती है, ट्रांसपोर्ट में $25 लग जाते हैं, उसको पड़ती है 100 से कम की, तो प्रॉफिट बढ़ जाता है. राइट. सो दिस इज वाई MNCs फ्लरिश. Now, the MNC is not just selling its financial product globally, but it's also producing globally. MNC सिर्फ वो नहीं है जो अपना सामान पूरे दुनिया भर में बेचती है, बट वो जो पूरे दुनिया भर में प्रोडक्शन भी करती है. ठीक है. नाउ ये एक एग्जाम्पल है बहुत अच्छा. दिस इज अ पैकेज्ड पेयर. ठीक है. और इसमें लिखा हुआ है पेयर ग्रोन इन अर्जेंटीना, पैकेड इन थाईलैंड. और ये पिक्चर है US का. तो उन्होंने बताया कि देखो कैसे पहले अर्जेंटीना में ग्रो हुआ, फिर थाईलैंड में जाके पैक हुआ, फिर वापस अमेरिका में जाके सेल हुआ. ये पेयर आपसे और मुझसे ज़्यादा घूम चुका है. दिस इज द ट्रू लेवल ऑफ ग्लोबलाइजेशन. एज अ रिजल्ट प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड इन इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स वेज. ठीक है. अब अगर मैं आपको बोलूँ कि ऐसा हुआ तो आप क्या बोलोगे कि इतना घूमने की क्या जरूरत है, एक पेयर को वहीं बनाए वहीं पैक करके भेज दो अमेरिका, इतना घुमाने का क्या जरूरत है, फालतू में पेट्रोल खराब हुआ ना. तो वी कैन नॉट ट्रूली अंडरस्टैंड हाउ कॉम्प्लिकेटेड द प्रोडक्शन इज, बिकॉज हर स्टेट का अपना अलग अलग लॉज हैं, हर स्टेट में अपना अलग अलग पॉलिटिकल और रूरल सिचुएशन है, अर्बन सिचुएशन है, कैसे लोग रह रहे हैं, उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, और बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाती है प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन because of MNCs. The production process is divided into small parts and spread across the globe. ठीक है. जो प्रोसेस है जहां सस्ती पड़ रही है वहां भेज दी जाती है. ठीक है. तो उनको पता है कि पेयर्स अच्छे कहाँ मिलते हैं, अर्जेंटीना में, पर चीपली पैक कहाँ होते हैं, थाईलैंड में, और सबसे ज़्यादा लोग कहाँ प्रेफर करते हैं इस तरीके का पैकेट का खाना खाना, अमेरिका में. तो वापस यहाँ ले आए. तो द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज डिवाइडेड इन वेरियस पार्ट्स अराउंड द वर्ल्ड. इंडिया हैज हाईली स्किल्ड इंजीनियरिंग. अब इंडिया में क्यों आएंगी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, है ना? क्या फायदा होता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री MNCs को इंडिया में आके? एक तो इंडिया में हाईली स्किल्ड इंजीनियर्स हैं जो कि टेक्निकल एस्पेक्ट समझते हैं चीज़ों का, प्लस इंग्लिश में एजुकेटेड हैं तो कस्टमर केयर प्रोवाइड कर सकते हैं, प्लस दिस टुगेदर उनका 50 to 60% कॉस्ट कम कर देता है वो. क्योंकि आजकल जो बोलते हैं ना, जैसे आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो तो इट्स नॉट जस्ट द डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट बट ऑल्सो कि अगर उस प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आप क्या करोगे. जैसे आपने कोई वॉशिंग मशीन खरीदी तो आपको एक बार खरीदी खत्म हो गया ऐसा नहीं होता है ना, हो सकता है वो ख़राब हो जाए तो आपको कॉल करना पड़ेगा, तो उस कंपनी को एक सर्विस सेंटर रखना पड़ेगा जहाँ पे वो उस वॉशिंग मशीन की इनकम लेगी, सर्विस करेगी, वापस देगी. तो MNCs को, ये बड़ी बड़ी कंपनीज को अपने प्रोडक्ट्स के लिए बहुत सारी सर्विसेज देनी पड़ती है प्रोडक्ट्स के साथ. तो उन सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए कंट्रीज लाइक इंडिया, चाइना, बांग्लादेश हैव अ लॉट ऑफ चीपर एंड वेल एजुकेटेड ट्रेन्ड पॉपुलेशन. इसीलिए दे प्रेफर टू कम टू दीज एरियाज. नाउ अब इंटरलिंक कैसे होती है? व्हाट आर द MNCs लुकिंग फॉर? जब MNCs लोकेशन ढूंढती है कि हमें कहाँ अपनी फैक्ट्री डालनी चाहिए, तो वो क्या देखने के लिए जाती है? तो सबसे पहले वो देखती है क्लोजनेस टू मार्केट, कि मार्केट के कितना क्लोज है जहाँ हम ये प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं. अब कुछ प्रोडक्ट हैं जो इंडिया में बिकते हैं पर वही प्रोडक्ट हो सकता है अमेरिका में बिकते हो पर इंडिया में ना बिकते हो. जैसे वन ऑफ देम कुड बी बीफ, दैट्स समथिंग वी डोंट ईट बट दे डू ईट इट इन अमेरिका. तो अगर आपका जहाँ वो बेचना चाहते हो उस चीज़ को, वो मार्केट पास में होना चाहिए. यहाँ उसकी फैक्ट्री लगाने का कोई मतलब नहीं है.
ठीक है, इट विल नॉट गो वेरी वेल। फिर अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड लेबर, मैंने जैसे कहा कि मंगोलिया में जाके आप नहीं लगाओगे फैक्ट्री, वहाँ लोग बहुत कम है। आप लगाओगे बांग्लादेश, ढाका में, वहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, डेंस है। लो कॉस्ट लेबर अवेलेबल है। अश्योर्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की रिसोर्सेज हैं ही वहाँ पे। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मीन्स व्हाट, लैंड, लेबर, इन्वेस्टमेंट, इंटेलिजेंस, नॉलेज, वो सब है। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हैं वो अवेलेबल हैं इजीली, मतलब कि ऐसे कोई बीहड़ में नहीं हो आप। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट पॉलिसीज, अब हम आपको अगर कहीं पे अपनी फैक्ट्री डालनी है तो आप कहाँ डालोगे, इंडिया में डालोगे, चाइना में डालोगे, नॉर्थ कोरिया में जाके तो नहीं डालोगे, वहाँ तो काम नहीं करेगी ना, गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट है वहाँ पे। तो ये कुछ चीज़ें जो है, these are some factors that the MNC is looking for to decide which place they are going to set up the factory. And the money spent on various aspect of land, machine and building is called as investment. जो एक MNC पैसा खर्चा करती है फैक्ट्री को डालने में, लैंड खरीदने में, मशीन खरीदने में, बिल्डिंग खरीदने में, उसे इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। इन्वेस्टमेंट हमने पहले भी पढ़ा है। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इट्स द जब इंसान पैसा लगाता है विद द होप ऑफ अर्निंग प्रॉफिट इन फ्यूचर, ठीक है। जब इंसान कोई पैसा लगाता है किसी चीज़ में विद द होप कि ये उन्हें ज़्यादा पैसा कमा के फ्यूचर में देगा, उसे इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो जब कंपनीज कहीं पे भी फैक्ट्री डालती है तो वो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करती है, और जब कोई फॉरेन कंपनी आके किसी दूसरे कंट्री में इन्वेस्टमेंट करती है उसे हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो अगर अमेरिका की कोई कंपनी आके इंडिया में इन्वेस्ट करती है तो उसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट बोला जाएगा, लेकिन अगर इंडिया की कोई कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट करती है तो वो इट्स अ नॉर्मल इन्वेस्टमेंट। MNCs कोलैबोरेट विद लोकल कंपनीज। तो कई बार क्या होता है कि कंपनीज बोलती है कि हम क्यों ही कर रहे हैं इतनी मेहनत और सब कुछ, अगर किसी कंट्री की कोई पर्टिकुलर फील्ड, कोई पर्टिकुलर सेक्टर ऑलरेडी बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश्ड है तो फिर हम जाके क्यों फालतू अपना पैसा, वाई शुड वी री इन्वेंट द व्हील, राइट। तो कंपनीज कई बार क्या करती है, इंस्टेड ऑफ पुटिंग अप अ न्यू फैक्ट्री, वो वहाँ की फैक्ट्रीज को ऑर्डर देती है। जैसे एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि अंडर गारमेंट्स की फैक्ट्री, बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं बांग्लादेश में। तो जितनी भी ये बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं, ये सारी ब्रांड्स के सारे कपड़े उन्हीं फैक्ट्रीज में बनते हैं एक साथ, सिर्फ लेबल अलग अलग कंपनी का बन के दे गेट डिस्ट्रीब्यूटेड। तो MNCs जो है वो लोकल कंपनीज के साथ कोलैबोरेट भी करती है, ज़रूरी नहीं कि वो हर बार अपनी फैक्ट्री डाले। द लोकल कंपनीज बेनिफिट फ्रॉम द सेम। अब अगर कोई MNC लोकल कंपनीज में इन्वेस्ट करने के बजाय, वहाँ पे बिल्डिंग खरीदने के बजाय, रिसोर्सेज खरीदने के बजाय वहाँ की ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड कंपनीज के साथ काम करती, तो इसका फ़ायदा उन कंपनीज को भी होता है। एक तो उनके पास इन्वेस्टमेंट आता है एडिशनल, ठीक है, उसके बाद उनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आती है। अब अगर मान लो कोई कंपनी है वो हाथों से जूते बना रही है, ठीक है, तो अब नाइकी आया और बोल रहा है कि मुझे है ना हर महीने 1000-2000 पेयर चाहिए, पर वो देख रही है कि अच्छा यहाँ तो ये हाथ से बना रहे हैं, तो अगर मैं तुम्हें बताऊँ कि एक मशीन आती है उससे और अच्छे से बन जाएंगे तो तुम वो मशीन खरीद लो और मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तुम में, तो क्या होगा, टेक्नोलॉजी लेके आए वो अपने साथ में, है ना। फिर दे हेड टूवर्ड्स बेटर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। अगर एक कंपनी आपसे कोई माल बनवा रही है कोई शूज़, गारमेंट्स, तो आपके प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी हो जाती है कि भाई आप जो है इतनी बड़ी कंपनी का आप सामान बना रहे हो, तो आपके पास और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ आती है कि आप फेमस हो जाते हो कि अब आपको दूसरी कंपनी बोले कि हमारा भी बना दो, तो और अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। हाँ, MNCs आर मोर पावरफुल देन द लोकल कंपनीज। उनके पास ज़्यादा नेगोशिएशन पावर होता है ताकि वो लोकल लोगों से या गवर्नमेंट से नेगोशिएट कर पाएँ। प्लस दे हैव मोर मनी बिकॉज दे आर फंक्शनिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो उनके पास ज़्यादा इनकम होती है, तो वो कई बार छोटी कंपनियों को खरीद भी लेते हैं, ठीक है। नाउ लार्ज MNCs इन डेवलप्ड कंट्रीज प्लेस ऑर्डर फॉर प्रोडक्शन विद द स्मॉल प्रोड्यूसर्स। जैसे मैंने आपको अभी अंडरगारमेंट वाला एग्जांपल दिया कि लार्ज कंपनीज MNCs जो होती है वो इन छोटी कंपनीज को प्रोडक्शन का ऑर्डर देती है कि आप भाई हमें हर महीने इतने जूते बना के दे दो या इतनी स्कर्ट्स बना के दे दो। The product may include garments, shoes, sports equipment, among others. So some of the most famous are shoes and clothes and sports equipments. They sell the product with their own labels. अब बनाते तो मतलब आप देख लो, पूमा का, नाइकी का, सबका जूता एक ही फैक्ट्री में बन रहा है, लेकिन सब अपना अपना लेबल लगा के अपनी अपनी डिज़ाइन लेके आते हैं, अपना बनवा लेते हैं और अपना लेबल लगा के उसको
और ज़्यादा पैसों में बेच देते हैं। द एमएनसी कैन डिटरमाइन द प्राइस, द क्वालिटी, क्वांटिटी, डिलीवरी, लेबर एंड अदर एस्पेक्ट। क्योंकि एमएनसी के पास ज़्यादा निगोशिएटिंग पावर है, ज़्यादा पैसा है, तो वो डिसाइड करती है कि भाई इस प्रोडक्ट का मार्केट में प्राइस कितना रहेगा, या इसकी इतनी क्वांटिटी बनेगी, या इतना लेबर में पैसा लगना चाहिए एंड अदर थिंग्स। उसके अलावा एज अ रिजल्ट प्रोडक्शन इन दीज वाइडली डिस्पर्स लोकेशन इज गेटिंग इंटरलिंक्ड। मतलब कि वो कह रहे हैं कि क्योंकि हर एरिया का अपना स्पेसिफिक वो है कि वहाँ पे उसकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, स्पेसिफिक अवेलेबिलिटी है, तो क्या हो रहा है कि इंस्टेड ऑफ हैविंग वन फैक्ट्री इन वन प्लेस, अब वही प्रोसेस अलग अलग जगह हो रही है और एक साथ आके लिंक हो रही है एक जगह पे। ठीक है, अब प्रोडक्शन एक फैक्ट्री में नहीं हो रहा है, वहाँ से बन के आ रही है आधी, फिर आधी यहाँ पे आके बन रही है, फिर उसके बाद आगे जाके और उसमें कुछ ऐड हो रहा है और वैल्यू ऐड करते जाते, फिर फाइनली चीज़ें बन रही है। या फिर ऐसा हो रहा है कि कहीं से बनवा के आपने ले लिया, उस पर अपना लेबल लगा दिया, उसकी पैकेजिंग कर दी और उसको बेच दिया। सो दिस इज़ व्हाट वी मीन व्हेन वी से कि प्रोडक्शन की जो प्रोसेस है वो कॉम्प्लिकेट होती जा रही है। दिस इज़ वाई वी से दैट इट्स बिकमिंग लाइक दैट। For a long time, foreign trade has been the main channel of connecting. अब लंबे समय तक ट्रेड was the only reason why countries would talk. या तो लड़ाई करती थी या तो फिर व्यवहार करती थी या व्यापार करती थी। यही दो कारण से कंट्रीज के बीच में कनेक्शन होता था, या उनके बीच में कोई। अब बताओ आपको इस वक्त यूएस से क्या लेना देना, वो इतनी दूर है, उनका समय अलग है, उनका कल्चर अलग है। The only reason we care about them is because we have some type of something to gain. They also gain from us, we also gain from them. So foreign trade has the larger role to play. लेकिन foreign trade का जो है वो it plays a larger role, बड़ी भूमिका निभाता है। It connects producers to reach beyond national boundaries. जो लोग सामान प्रोड्यूस कर रहे हैं वो सिर्फ अपने लोकल मार्केट में नहीं, पूरी दुनिया में बेच सकते हैं। अगर आप कोई चीज़ बना रहे हो जो बहुत बढ़िया बन रही है, तो यू आर नॉट लिमिटेड टू सेल इट जस्ट इन द नेक्स्ट मार्केट। नाउ द एंटायर वर्ल्ड इज़ योर ओएसिस, यू कैन सेल इट एनीवेयर। तो जो प्रोड्यूसर्स हैं उनकी नेशनल बाउंड्रीज के पार जाके भी उनका प्रोडक्ट जा सकता है, एंड बायर्स कैन बाय प्रोडक्ट फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। लोग अगर आप कुछ खरीदना चाहते हो, आज अगर आपको एवोकाडो खाना है, आज से 50 साल पहले क्या करते, नहीं खा सकते। अगर मेक्सिको गए होते तो खाते, वरना नहीं। लेकिन आज एवोकाडो एक ऐसा फ्रूट जो है उगता भी नहीं है, हमें मिलता है। नाउ वी आर एबल टू बाय समथिंग लाइक सुशी और किमची. These things were not available to us earlier, but now whatever we want, wherever it is produced, we can get it because the markets are open. Movement of goods is free. सामान आसानी से इधर उधर जाता जा रहा है. हम कई सारी ऐसी चीज़ें आज देखते हैं जो आज से हम 50 साल पहले हमने इंडियन मार्केट में कभी नहीं देखी होगी. और ये सिर्फ इंडिया का हाल नहीं है, ये पूरे विश्व में ऐसा ही चल रहा है. चीज़ें इतनी फटाफट इधर से उधर जा रही है, यहाँ नहीं बिकी अगला, अगली नहीं बिकी वहाँ. लोग अपने आप को कनेक्ट करते जा रहे हैं और ज़्यादा पैसा कमाने के लिए और दूर जाते जा रहे हैं. प्राइस अक्रॉस मार्केट हैज़ बिकम इक्वल. अब क्या हुआ है, क्योंकि पहले क्या होता था, आपने यहाँ उगाया, पास वाले मार्केट में बेच दिया. पास वाले मार्केट में जितने, अगर कोई ख़रीदना चाहता है तो आपको पैसे देगा, नहीं खरीदना चाहता है तो कोई पैसे नहीं देगा. लेकिन जब आपका मार्केट पूरी पृथ्वी हो तो क्या होता है ना, प्राइस स्टेबलाइज हो जाते हैं. क्योंकि आपको पता है कि अगर आम पाकिस्तान भी भेज रहा है यूरोप और इंडिया भी भेज रहा है, दूसरी कंट्रीज़ भी भेज रही है, तो अगर आप चाहते हो कि आपका माल बिके तो उसके प्राइस जो है ना कॉम्पिटिटिव प्राइस होते हैं, तो इसलिए एकदम फिक्स हो जाते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड. तो ऐसा नहीं होता है कि आपके प्राइस यहाँ आपको कम मिल रहा है लेकिन शायद आप दूर सेल करते तो आपको ज़्यादा मिलता है. क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, क्योंकि इंटीग्रेशन हो रहा है मार्केट्स का, इसलिए प्राइस स्टेबलाइज होते जा रहे हैं. इट गिव्स राइज टू हेल्दी कॉम्पिटिशन. अलग अलग कंपनीज सेम चीज़ बना रही है. मान लो ऑटोमोबाइल्स हो गए, होंडा है, टाटा है, फोक्सवैगन है, ये तीनों ऑटोमोबाइल कंपनी है पर अलग अलग कंट्रीज से है, राइट. उनके बीच में एक हेल्दी कंपटीशन होता है कि कौन सबसे अच्छी गाड़ी निकालेगा. So this happens because of integration of market. Foreign trade has resulted in connection of markets or integration of market in different countries.
ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड। तो यहाँ इसलिए मैंने कहा कि मैंने उस वक्त आपको ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन नहीं बताई, बिकॉज आई वॉन्टेड यू टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन। ग्लोबलाइजेशन जो है ना, ये जो इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट हो रहा है ना, इस प्रोसेस को जब ये बहुत फटाफट होती है उसे ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, जब हम सिर्फ एक देश की सीमा में सीमित नहीं है, जब हम ग्लोबल हो जाते हैं पूरी तरीके से, उस प्रोसेस को ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। इट इज इंटरकनेक्टेडनेस बिटवीन कंट्रीज। आज जो चीज पहले कभी इंडियन मार्केट में नहीं मिलती थी, वो अगर आपको आज मिल रही है, कोई इटालियन पिज्ज़ा ले लो, पास्ता ले लो, या ब्राज़ीलियन एवोकाडो ले लो, या अमेरिकन फास्ट फूड ले लो, या जर्मन कार्स ले लो, ये सब चीज़ें आपको आपके मार्केट में ईजिली अवेलेबल है बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, बिकॉज ऑफ द इंटरकनेक्शन बिटवीन वेरियस कंट्रीज। More and more goods and services and investments and technologies are moving between the countries. ठीक है, अब पहले की तरह बॉर्डर उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रही है ट्रेड के मामले में। आसानी से चीज़ें, गुड, सर्विस और लोग भी, क्रॉस कंट्री मूवमेंट ऑफ पीपल ऑल्सो। पहले सब लोग अपनी अपनी कंट्री में रहते थे, लेकिन आज देखो, यू विल फाइंड इंडियंस एवरीवेयर एंड यू फाइंड सो मेनी फॉरेनर्स इन इंडिया ऑल्सो, दे आर वर्किंग। तो जिसको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, जिसको जिस चीज़ में पैसा मिल रहा है, वो वहाँ जा रहा है। तो लोग, गुड्स और सर्विसेज, इनका एक्सचेंज और मूवमेंट अब सीमा का उससे कोई लेना देना नहीं, देश की सीमा का उससे कोई लेना देना नहीं है। वी हैव बिकम ग्लोबल। इस प्रोसेस को ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, टेक्नोलॉजीज। The one reason why we are able to see this globalization is because of technology. Because हम फ़ोन उठा के आज अमेरिका में किसी से फेस टू फेस बात कर सकते हैं, that is the reason why we have this connectivity. वो नहीं होता, आज भी अगर हम पेज कर रहे होते या वो टेलीग्राम कर रहे होते, तो इतना अच्छी कनेक्टिविटी नहीं होती। Progress is seen in information and communication. टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन आसानी से इधर उधर चली जा रही है, टेक्नोलॉजी इधर से उधर आसानी से चली जा रही है, हम बात कर पा रहे हैं उसी सेकंड। और बात नहीं, कम्युनिकेशन मतलब सिर्फ वर्बल कम्युनिकेशन नहीं, हम पहुंच पा रहे हैं। फ्लाइट्स बिकमिंग फास्टर एंड फास्टर एंड चीपर। ओके, द इंटरनेट हैज़ रिड्यूस्ड डिस्टेंस एंड बैरियर्स। इंटरनेट हैज़ रिड्यूस्ड द बैरियर्स। आज पुराने समय में ऐसा होता था कि अगर कोई इंसान आपसे हज़ारों किलोमीटर दूर है तो आप उससे रोज बात नहीं कर सकते, लेकिन टुडे यू टॉक टू स्ट्रेंजर्स फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड एवरी सेकेंड ऑन योर फोन। सोशल मीडिया इज व्हाट, यू आर कनेक्टेड विद द एंटायर वर्ल्ड, एवरीवन हु इज यूजिंग सोशल मीडिया, राइट? गुड्स आर प्लेस्ड इन कंटेनर्स एंड कैन बी लोडेड इनटू शिपमेंट्स। जो सामान है उन्हें कंटेनर्स में लोड करके शिप से, रेलवे से, प्लेन से, ट्रक से फटाफट भेजा जा सकता है। अब पहले क्या होता था, पहले कंटेनर्स नहीं होते थे, चीज़ें भेजी जाती थी, उसमें ना हैंडलिंग कॉस्ट बहुत लगती थी। क्योंकि अब जैसे आप कोई पार्सल भेजते हो तो आपको उसको पैक करना पड़ता है, फिर आप जाते हो वहाँ पे, वो बोलता है नहीं ये पार्सल नहीं चलेगा, फिर इसको ऐसे पैक करके आओ, फिर वो आपसे पैसे लेता है, वहाँ पे दे उसको रखता है, ट्रक आता है लेके जाता है। लेकिन कंटेनर्स, नो, व्हाट इट हैज़ डन इज़ इट हैज़ मेड कि इंस्टेड ऑफ बाइंग स्मॉल क्वान्टिटीज़, पूरा की पूरा कंटेनर ही लोग भेजने लग गए हैं। एंड इट हैज़ रिड्यूस्ड द अमाउंट ऑफ कितने लोग लग रहे हैं उन सामान को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए, वो कम हो गया है बिकॉज ऑफ कंटेनर्स, बिकॉज ऑफ मशीन्स। ओके, और कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट बहुत गिर गई है, स्पेशली एयर ट्रांसपोर्ट। पहले हवाई जहाज़ से जाना बहुत महंगा हुआ करता था, पर अब नहीं। कॉस्ट ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट हैज़ ऑल्सो फॉलन, so much greater goods are being transported by airline. कितना सारा सामान जो पहले नहीं जा सकता था, अब वो थ्रू एयर जाने लग गया है। अब लिबरलाइजेशन क्या होता है? लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। देखो, ट्रेड बैरियर्स रिड्यूस होना, उसे हम बोलते हैं कि कंपनी, कोई भी कंट्री अगर अपने ट्रेड के जो बैरियर्स है उसको कम कर देती है तो उसको लिबरलाइजेशन बोला जाता है। जैसे आप बोल सकते हो कि इंडिया और आप कंपेयर करो नॉर्थ कोरिया को, किस देश में आसान है जाना? तो वो ज़्यादा लिबरल देश है।
है ना, दैट्स हाउ यू से। तो टैक्स बैरियर्स हैव बीन रिड्यूस, टैक्स इज अ मेजर फॉर्म। इन्हें टैक्स हेवन्स भी बोला जाता है। कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा, जैसे सऊदी अरेबिया, वहाँ तो टैक्स लिया ही नहीं जाता है, इंडिया में तो फिर भी टैक्स लिया जाता है। तो जहाँ जिन कंट्रीज में टैक्स जितना कम होता है कंपनीज वहाँ उतना जाना जाएगी, राइट। तो टैक्स इज़ वन ऑफ द मेन major reasons to what causes a country or what leads to a country to liberalize. उसके बाद it is done to protect domestic producers. क्या होता है, टैक्स क्यों लगाती है कोई भी कंट्री? अब जैसे सऊदी अरेबिया क्यों टैक्स नहीं लगाता? बिकॉज वहाँ कुछ नहीं, तेल के अलावा कुछ नहीं है, उन्हें सब कुछ चाहिए बाहर से, तो उन्होंने टैक्स खत्म कर दिया, आने दो। पर इंडिया ऐसा नहीं ना, इंडिया में हमारा खुद का डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, लोग खुद की चीज़ें बनाते हैं। अगर हम अपने मार्केट को पूरा खोल देंगे, बिल्कुल कोई टैक्स नहीं लगाएंगे, तो जो फॉरेन गुड्स है वो आ जाएंगे और हमारे डोमेस्टिक ग्रुप्स प्रोडक्ट से compete करने लगेंगे, और उनके पास हो सकता है अच्छे प्रोडक्ट हों, उनके पास शायद चीपर प्रोडक्ट हों क्योंकि उनके पास बेटर टेक्नोलॉजी हो, तो फिर हमारे प्रोडक्ट को ही खरीदेंगे। जैसे हमने देखा था खिलौनों में, हाँ, खिलौने की इंडस्ट्री जो है वो इट्स बीन फिल्ड टू ब्रिम विथ चाइनीज प्लास्टिक टॉयज, वरना हमारे यहाँ के इंडिजिनस भी हुआ करते थे, लकड़ी के खिलौने हुआ करते थे। तो कई सारी कंट्रीज क्या करती है, टैक्स के बैरियर ऊपर कर देती है, वो इंपोर्ट सिर्फ इसेंशियल गुड्स अलाउ करती है, मतलब कि वो चीज़ें जो उस देश में लोगों को अच्छा रहने के लिए ज़रूरी है और नहाँ वहाँ नहीं उग सकती, सिर्फ उन्हीं चीज़ों को कंट्री में आने देती है। तो अगर आपके पास, अगर इंडिया में राइस और वीट अच्छे से उग रहा है तो हम उसको इंपोर्ट नहीं करेंगे। अगर किसी कंट्री में पानी नहीं है, सब जैसे कोई मिडिल ईस्टर्न कंट्री है, वहाँ पे सब्जियाँ ज़्यादा खास अच्छे से उगती नहीं है, तो वो ट्रॉपिकल रीजन में जहाँ सब्जियाँ अच्छे से उग जाती है वहाँ से इंपोर्ट करेगा। तो वही चीज़ें जो एक अच्छे जीवन जीने के लिए ज़रूरी है, सिर्फ उन्हें इंपोर्ट करते हैं कम टैक्सेस पे, वरना हर चीज़ पे टैक्स बैरियर लगा देते हैं ताकि हमारे जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो ख़राब ना हो। नाउ रिमूविंग दीज बैरियर्स एंड द रिस्ट्रिक्शंस बाय गवर्नमेंट इज कॉल्ड लिबरलाइजेशन। ये जो बैरियर्स लगाए जाते हैं गवर्नमेंट द्वारा ट्रेड, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे, अगर वो कम हों तो उससे हम लिबरलाइजेशन बोलते हैं। अगर उन बैरियर्स को रिमूव कर दिया जाए तो उसको हम लिबरलाइजेशन बोलते हैं। विथ लिबरलाइजेशन बिजनेसेस आर अलाउड टू मेक डिसीजंस फ्रीली अबाउट व्हाट दे विश टू इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। जब किसी कंट्री में लिबरलाइजेशन ज़्यादा होता है तो वहाँ के बिजनेस फ्री होते हैं ये डिसाइड करने के लिए कि वो क्या बाहर से मंगवाना चाहते हैं और क्या बाहर भेजना चाहते हैं। वेयरएज अगर कोई कंट्री रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब कि वो चाहती है कि बाहर से कम चीज़ें आए, है ना, द गवर्नमेंट इम्पोजेस मच लेस रिस्ट्रिक्शंस एंड गिव्स अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स, देयरफॉर अट्रैक्टिंग मोर एमएनसीज। तो जितनी ज़्यादा कंट्री लिबरल होगी उतना ज़्यादा वो एमएनसीज को अट्रैक्ट करेगी। तो गवर्नमेंट क्या करती है, रिस्ट्रिक्शंस को कम कर देती है और कई सारे बेनिफिट देती है ताकि ज़्यादा इंपोर्ट बढ़े, इन्वेस्टमेंट बढ़े, और वो जितना ज़्यादा ये करती है उतनी ज़्यादा उसे लिबरल बोलते हैं। नाउ व्हाट इज़ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? कंट्रीज़ के बारे में तो हम समझ गए, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एम्स टू लिबरलाइज द ट्रेड इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एकमात्र एम है कि वो दुनिया को लिबरलाइज करना चाहती है, एक ऐसा मार्केट बनाना चाहती है जो ट्रूली ग्लोबल हो, मतलब कि कहाँ कोई बैरियर ना हो किसी भी देश के बीच में, हर सामान जहाँ जाना चाहे है वहाँ जा सकता है, जिसको जो चाहिए दुनिया भर में वो खरीद सकता है। ये इस ऑर्गेनाइजेशन का लक्ष्य है। इट वॉज स्टार्टेड विद द इनिशिएटिव ऑफ डेवलप्ड नेशन। किसने स्टार्ट किया था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? डेवलप्ड नेशन में, क्योंकि वो चाहते थे कि ये जो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज़ है इनमें ना, इन्होंने अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज यूजुअली अपने टैक्स बैरियर्स ऊपर करके रखती है जान करके, ताकि जो इंडिजिनस इकोनॉमी है, मार्केट है, वो डेवलप हो सके। तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो थी ना, ये बनाई ही थी डेवलप्ड कंट्रीज़ ने, ताकि वो दुनिया की बाकी अंडर डेवलप्ड और अनडेवलप्ड कंट्रीज़ के मार्केट्स खोल सके और लिबरलाइज कर सके। इट एस्टैब्लिशेस रूल्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल जब ट्रेड हो रहा है तो उसके रूल्स क्या होंगे? जैसे एंटी डंपिंग है, कि कई बार क्या होता है मार्केट में जो चीज़ें ज़रूरी नहीं होती है, बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है, उसको कहीं जाके डंप कर दिया जाता है और वहाँ की इकोनॉमी में उसकी वैल्यू पूरी गिरा दी जाती है।
और या फिर कुछ ऐसी चीज़ें इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जाती है जो नेचर के लिए अच्छी नहीं है। तो इन सब चीज़ों को लेकर, वहाँ के नेचर के लिए मतलब अच्छी नहीं है, तो इन सब चीज़ों को लेकर जो ट्रेड के रूल्स बनाए जाते हैं ना, वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाती है और वो इंश्योर करती है कि ये रूल्स को कंट्रीज ओबे करें, कि रूल्स को कंट्रीज माने। फ्री ट्रेड फॉर ऑल इज इट्स एम। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि ट्रेड, व्यापार एकदम फ्री होना चाहिए पूरे दुनिया में। इट ऑल्सो एम्स टू रिमूव ट्रेड बैरियर्स, कि जो कंट्रीज ने ट्रेड बैरियर्स लगा रखे हैं उन्हें रिमूव किया जाए। अब इंडिया पे ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट क्या हुआ है? हाउ हैज़ ग्लोबलाइजेशन चेंज्ड इंडिया? सबसे पहली चीज़ तो है कि इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। जब से इंडिया की इकोनॉमी खुली है, लिबरलाइज हुई है, तब से इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़ा है। कई सारी इंडस्ट्रीज पनपी है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स, फास्ट फूड्स। दे हैव प्रोग्रेस्ड, दे हैव बिकम ह्यूज। लोकल सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल हैव ऑल्सो प्रोग्रेस्ड। अब जो रॉ मटेरियल उगाते हैं उनको और बड़ा मार्केट मिल गया अपना सामान बेचने के लिए, राइट? तो दैट इज one of the few impacts that globalization and liberalizations have had on Indian economy. उसके बाद the competition has given rise to a better service for the people, ठीक है? क्योंकि बाहर से लोग वही सर्विस और गुड्स दे रहे हैं और इंडिया में भी वही लोग गुड्स और सर्विस पैदा कर रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में हो रही है कॉम्पिटिशन। इससे क्या हो रहा है? लोगों को बेटर सर्विस मिल रही है, ठीक है? अगर आपको कोई इंडियन कंपनी फ़ोन सर्विस दे रही है और वहीं कोई फॉरेन कंपनी फ़ोन सर्विस दे रही है, तो आप वो चूज़ करोगे ना सर्विस इन दोनों में से जो ज़्यादा अच्छी सर्विस देगी, राइट? आपको उससे क्या फ़र्क पड़ता है कि वो इंडियन है या नहीं, राइट? यू विल गो फॉर व्हाट इज़ बेस्ट। तो बिकॉज इंडियन मार्केट खुल गए हैं और कई सारे फॉरेन कंपनीज आ चुकी है, तो इंडियन कंपनीज को कंपटीशन मिला है और इसका फ़ायदा हुआ है लोगों को, क्योंकि उन्हें बेस्ट सर्विस मिलने लग गई है। उसके अलावा इंडियन कंपनीज हैव स्प्रेड देयर विंग्स अब्रॉड। तो बाहर से कंपनियां सिर्फ इंडिया में नहीं है, ये इंडिया की भी कई सारी कंपनीज है जो बाहर गई है। टाटा, विप्रो, दीज आर कंपनीज दैट आर इंडियन दैट हैव स्प्रेड ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड नाउ। बेटर जॉब्स फॉर पीपल इन इंडिया, क्योंकि बाहर से बहुत सारी कंपनीज इंडिया में आई है तो इंडियन पीपल को बहुत अच्छी, इंडिया के लोगों को बहुत अच्छी जॉब मिली है। न्यू रोल्स एंड बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ऑब्वियसली पैसा आता है तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर होता है, और उसके कारण क्योंकि लोगों को नई स्किल्स एक्वायर करने की ज़रूरत होती है तो लोग और एजुकेट होते हैं, उनकी लाइफ और बेटर हुई है। तो कंट्री में कई सारी अच्छी चीज़ें हुई है फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने से, लिबरलाइजेशन होने से, ग्लोबलाइजेशन होने से। स्टेप्स टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया। अब इंडिया अगर चाहता है कि इन्वेस्टमेंट फॉरेन हो यहाँ पे ज़्यादा, तो उसको करने के लिए इंडिया को क्या क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले दे हैव टू क्रिएट इकोनॉमिक जोन्स, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन बेसिकली क्या होते हैं? इंडिया में हमें पता है कि कुछ एरिया हैं जो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है और कुछ एरियाज हैं जो बिल्कुल डेवलप नहीं है, है ना? तो अगर गवर्नमेंट जो एरियाज अंडर डेवलप्ड हैं उनको स्पेशल जोन्स बना दे और वहाँ पे कंपनीज को ऑफर दे कि भाई अगर आप इस जगह पे खोलोगे ना अपनी फैक्ट्री तो हम आपको 5 साल तक फ्री में इलेक्ट्रिसिटी देंगे, या अगर आप ये जो हमारा ये थोड़ा इलाका है ये थोड़ा बिछड़ा हुआ है, यहाँ पे अगर आप अपनी कंपनी खोलोगे तो यहाँ पे आप कंपनी खोलेंगे तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, राइट? तो उस एरिया का उद्धार होगा। तो कह रहे कि ये एरिया हमारा थोड़ा सा बिछड़ा हुआ है, इसमें आप ना ये कंपनी खोल दो तो हम आपको अगले 5 साल आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, या हम आपका टैक्स कम कर देंगे। तो उन एरियाज़ को स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स कहा जाता है। और भी चीज़ें होती हैं, ना सिर्फ वो बिछड़ा पर वहाँ पे और भी चीज़ें हो, जैसे फॉर एग्जांपल वेल कनेक्टेड हो, ताकि जो फैक्ट्री वहाँ डाल रहे हैं, वो जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो इजीली वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर पाएँ, या फिर मार्केट पास में हो। तो ये सब चीज़ें भी ध्यान रखनी है। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाएं जहाँ पे स्पेशल ऑफर्स दे ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट वहाँ पे आके करना चाहे। विथ स्टेट ऑफ द आर्ट सप्लाई ऑफ वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रोड एंड ट्रांसपोर्ट, ये सब चीज़ें प्रोवाइड हो कि भाई ऐसा कहीं बीहड़ में जाके ना दे दिया, वहाँ पे गवर्नमेंट जो है पानी, इलेक्ट्रिसिटी, रोड, ये सब चीज़ों का जो है सप्लाई करे। कंपनीज हियर डू नॉट हैव टू पे टैक्सेस फॉर इनिशियल पीरियड ऑफ 5 years। यहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन में कंपनीज को 5 साल तक टैक्स नहीं देना पड़ता है, तो 5 साल तक जो इनकम उनकी टैक्स में जानी होती है वो उनका प्रॉफिट बन जाता है, तो ये उनको एक फ़ायदा होता है, इसके लिए वो आते हैं बनाने के लिए। फ्लेक्सिबिलिटी इन लेबर लॉज,
ठीक है। जैसे अब अगर लेबर लॉज आप जाओगे यूएस में तो खैर अभी बहुत बेकार हो गया, लेकिन जर्मनी चले जाओ तो जर्मनी में ऐसा है कि अगर आप 8 घंटे काम कर रहे हो तो 8-10 पे आपको घर भेज देंगे वो, और आपको मैंडेटरी छुट्टी मिलती है कुछ फिक्स अमाउंट की, वो आपको लेनी पड़ती है क्योंकि, और मतलब बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। लेकिन वहीं इंडिया में ऐसा रिलैक्सेशन मिलता है कि भाई करवा लो जितने सस्ते में, मिनिमम वेज होती है कि भाई इतना तो आपको देना होगा। पर इंडिया में क्या होता है, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये कंपनीज यहाँ आए, तो वो जो लॉज होते हैं लेबर लॉज कि आपको कितना पैसा लेबर को देना है, कितना छुट्टी देना है, कितना घंटे काम कराना है, उसके लॉज को रिलैक्स कर देते हैं कि चलो ठीक है 8 की जगह 10-12 घंटे काम करवा लो, ठीक है थोड़े से कम पैसे दे दो। तो उससे कंपनीज का फायदा होता है ना, उनको चीपर लेबर मिलती है, बेटर हायरिंग अपॉर्चुनिटी अमंग अदर्स। सर तो हायरिंग अपॉर्चुनिटी उनको, क्योंकि आपकी कंट्री में ज़्यादा एजुकेटेड लोग होंगे तो कंपनीज का भी फायदा है ना, बिकॉज दे विल गेट चीप स्किल्ड लेबर एज वेल। नाउ कंपटीशन एंड अनसर्टेन एम्प्लॉयमेंट। नाउ अब इसका फायदा ही नहीं है, कुछ चीज़ें खराब भी होती है, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, है ना। ड्यू टू ग्रोइंग कॉम्पिटिशन जॉब्स आर नॉट सिक्योर। जब लोग बहुत ज़्यादा हों और अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम हो तो लोग लड़ने लग जाते हैं और उसी काम के लिए बहुत सारे लोग खड़े हो जाते हैं। तो जब बिकॉज कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है इसलिए लोगों की नौकरियां सिक्योर नहीं है, वो कभी भी आपको हटा के दूसरे को हायर कर सकती है। एक ये प्रॉब्लम है। दूसरा, इंडिया हैज़ बिकम अ सप्लायर ऑफ चीप गुड्स। इंडिया हैज़ बिकम सप्लायर ऑफ वेरी चीप गुड्स विच इज़ नॉट गुड, क्योंकि अगर हम चीप गुड सेल कर रहे हैं मतलब हमको उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा है ना। जितना लग्जरी गुड होगा, जितना एक्सपेंसिव गुड होगा, उतना ज़्यादा हमको प्रॉफिट होगा ना। तो वी आर बिकमिंग सप्लायर ऑफ चीप गुड्स फॉर अदर कंट्रीज। लेबर कॉस्ट कट मैसिवली। लेबर कट बहुत ज़्यादा होने के कारण क्या होता है, जो दरिद्रता है, गरीबी है, वो जा नहीं रही। लोग काम तो कर रहे हैं लेकिन क्योंकि हमने लेबर लॉस को थोड़ा कम कर दिया है इसलिए लोग एक्सप्लॉइट हो रहे हैं और उनको इनकम इतनी अच्छी नहीं हो रही, उनका उद्धार नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ आज भी मिनिमम वेज बहुत कम है, इज बिकॉज ऑफ द रिलैक्सेशन इंडिया हैज़ बीन गिविंग इन लेबर लॉस टू दीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट हैज़ बिकम अ थ्रेट टू पीपल। कंपनीज आती हैं, कुछ महीने काम चलता है, फिर ख़त्म हो जाता है। लो वेजेस एंड लॉन्ग वर्किंग आवर्स। कम पैसा दिया जाता है और लंबे समय तक काम कराया जाता है। MNCs आर मेकिंग प्रॉफिट बट पीपल आर नॉट, क्योंकि हमने अपने लेबर लॉज कम कर दिए हैं, हम गवर्नमेंट उनसे टैक्सेस कम ले रही है, तो कंपनीज आ तो रही हैं, लेकिन उसका एक नुकसान ये है कि हमारे यहाँ के लोग काम भी बहुत कर रहे हैं, उनको पैसा भी कम मिल रहा है। MNCs बहुत कमा रही हैं, तो कुछ लोग बहुत अमीर होते जा रहे हैं और कुछ लोग जो गरीब हैं वो और गरीब होते जा रहे हैं। तो जैसा हमने चाहा था ग्लोबलाइजेशन से होगा, उसके अलावा बुरी चीज़ें भी हो रही है। उनमें से एक ये है कि ग्लोबलाइजेशन मेक्स इकोनॉमी में लोगों में डिफरेंस ले आता है। कुछ लोग बहुत अमीर हो जाते हैं और गरीब लोग बहुत ज़्यादा गरीब हो जाते हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द रीजन। इज़ इट फेयरनेस और इक्वालिटी? इज़ देयर फेयरनेस और इक्वालिटी? नॉट एवरीवन बेनिफिट्स फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन। जो मैंने आपको बताया था शुरू में कि कई बार क्या होता है कि जब आपके देश में कोई चीज़ बन रही है, ठीक है, उसमें कुछ स्किल है, हैंडीक्राफ्ट स्किल है, आर्ट एंड क्राफ्ट, कल्चरल स्किल है, वही चीज़ जब मशीन से बन के आती है, जैसे खादी देख लो, ये हमने पहले अपनी इंडिपेंडेंट फाइट में भी पढ़ा है कि कैसे मेकिंग खादी, इट वाज अ टफ थिंग टू डू एज वेल एज टू वेयर एज द फैब्रिक दैट वाज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड वाज ईजियर बट एक्सपेंसिव। तो क्या हो रहा था कि अंग्रेज़ों ने हमारे इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को पूरा बर्बाद कर दिया था, बिकॉज दे फ्लडेड द मार्केट विद देयर प्रोडक्ट, मशीन मेड प्रोडक्ट्स, है ना। तो यही चीज़ आज भी हो रही है। कई सारे देश हैं जहाँ पे इंडिजिनस चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी है, हाथ से बनती है, कलाकारी वगैरह, लेकिन क्योंकि उसका चीपर अल्टरनेटिव अवेलेबल है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन है, तो उनकी वो जो आर्ट एंड क्राफ्ट है वो मरता जा रहा है। जैसे एक है पाकिस्तान में बनती है कजरक, विच इज़ अ टाइप ऑफ शॉल, बट क्योंकि कजरक बनाने में बहुत मेहनत लगती है और ईजीली अवेलेबल है मशीन मेड शॉल्स, तो वो इंडस्ट्री गिरती जा रही है। ऐसे कई सारी आर्ट एंड क्राफ्ट इंडस्ट्रीज ख़त्म हो चुकी है।
उसके बाद पीपल विद स्किल्स वेल्थ एंड एजुकेशन गेन मोर फ्रॉम इट। तो लोग जिनके पास स्किल है, पैसा है और एजुकेशन है वो तो गेन कर रहे हैं, वाइल अदर्स डू नॉट। तो अगर आप पढ़े लिखे हैं और आपके पास ऑलरेडी पैसा है तो आप पैसे से पैसा कमा सकते हो, लेकिन जो गरीब हैं वो गरीब ही रह रहे हैं, गरीब होते जा रहे हैं। सो हाउ कैन वी मेक इट फेयर? क्या कर सकते हैं हम? फेयर ग्लोबलाइजेशन क्रिएट्स अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल एंड इंश्योर्स ग्रेटर बेनिफिट्स। कैसे ग्लोबलाइजेशन को फेयर करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उससे सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, हर इंसान को काम करने के लिए मिलता है, हर देश के हर कोने में बराबर इक्वालिटी होती है और सब इससे बेनिफिट होते हैं। ठीक है, द गवर्नमेंट रोल इज़ ग्रेटर इन दिस। इसको बचाना कि जो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है वो आपकी इंडिजिनस इकोनॉमी को रौंद ना दे, इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार होती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट पॉलिसीज मस्ट प्रोटेक्ट ऑल द पीपल एंड देयर इंटरेस्ट। ऐसा नहीं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर FDI लेने के चक्कर में तुम अपने देशवासियों को ही बेच दो कि हाँ करा लो उनसे, कि जितना काम कराना है करा लो, 12 घंटे 24 घंटे काम कराओ, मत देना है मत दो पैसे। द गवर्नमेंट स्टिल हैज़ टू मेक श्योर कि वो अगर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बना रही है, अगर वो लोगों को टैक्स एग्जेम्पशन दे रही है, तो इसका ये मतलब नहीं कि जो कंपनीज है वो कुछ भी करे। द गवर्नमेंट मस्ट प्रोटेक्ट इट्स पीपल। तो कुछ बेसिक लॉज उनको अपने दे हैव टू मेंटेन। लेबर एंड देयर राइट्स नीड टू बी प्रोटेक्टेड। लेबर राइट्स का सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि वही सबसे ज़्यादा पिसते हैं। तो वन थिंग दैट द गवर्नमेंट मस्ट डू टू मेक श्योर दैट ग्लोबलाइजेशन इज फेयर इज टू अपहेल्ड लेबर लॉज। उसके बाद स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैव टू बी सपोर्टेड। अब जैसे एक छोटी सी फैक्ट्री है इंडिया में, कहीं मान लो शहर में भोपाल, वहाँ पे एक छोटी सी गुड़ की फैक्ट्री है, वो आस पास से गन्ना लेके उसका रस निकल के गुड़ बना रही। वहीं मान लो चाइना में कोई फैक्ट्री है जो इतनी बड़ी फैक्ट्री है, टन से गुड़ बना रही है, मतलब एक दिन में हजारों टन गुड़ बना देती है। ठीक है, अब ऑब्वियसली उसके सामने ये जो लोकल गुड़ बनाने वाला इंसान है, इसका प्रोडक्ट इतना नहीं चमकेगा ना, क्योंकि वो ऑफ कोर्स ये महंगा होगा, बिकॉज ही इज यूजिंग मैनुअल लेबर और ही इज बाइंग प्रोडक्ट्स पास में से ही, वो खुद अपने हाथ से बना रहा है। वेरेज जो लाखों करोड़ों टन में ऐसा बन रहा है वो सस्ता हो जाएगा, मशीन मेड चीज़। तो गवर्नमेंट, अब अगर इन दोनों को आप सेम मार्केट में रख दोगे तो कैसे चलेगा? ऑब्वियसली लोग सस्ता चीज़ खरीदने का कोशिश करेंगे। तो वहाँ पे गवर्नमेंट का रोल आता है कि वो स्मॉल प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट करे। ठीक है, ट्रेड बैरियर्स हैव टू बी यूज प्रूडेंटली, विवेकपूर्ण, मतलब कि ऐसा नहीं हो कि आप टैक्स जो बैरियर्स हैं, WTO खड़ी हो गई आपके सिर के ऊपर कि भाई बैरियर हटाओ, तो आपने सब बैरियर हटा दिए। नहीं, यू हैव टू मेक श्योर दैट सर्टन बैरियर्स आर देयर, सो दैट बैरियर्स को अच्छे से इस्तेमाल करें कि जहाँ ज़रूरत है वहाँ करें कि अच्छा इस इंडस्ट्री, इस सेक्टर में हमारे पास बहुत कमी है तो इसके बैरियर्स थोड़े हमने नीचे कर लिए, लेकिन ये इंडस्ट्री हमारी थोड़ी नाजुक है इंटरनल, तो इसके बैरियर्स हमने बना। तो प्रूडेंटली, विवेक से हमें यूज़ करना चाहिए इन बैरियर का। फेयर रूल्स टू बी नेगोशिएटेड विद द WTO। जब WTO जो रूल्स बना रहा है तो उसमें उनसे निगोशिएट करो कि आप सही से रूल बनाएं, ये रूल हमारी कंट्री में अच्छे से काम नहीं करेगा क्योंकि ये बर्बाद कर देगा। तो आप निगोशिएट करो, अपने लोगों के लिए फाइट करो, उनसे बात करो कि भाई वी नीड टू मेक श्योर दैट ग्लोबलाइजेशन ऐसा ना हो कि सब कुछ खराब कर दे हमारे देश में। डोमिनेशन ऑफ डेवलप्ड नेशन हैज़ टू बी रिस्ट्रिक्टेड। अब जो डेवलप्ड नेशन है ना, देखो हमने क्या देखा है कि पैसा पैसा बनाता है, तो जो डेवलप्ड नेशन है उसके पास ज़्यादा पैसा है, तो वो क्या करता है, बिकॉज वो उसके पास ज़्यादा पैसा है तो वहाँ की कंपनीज के पास ज़्यादा पावर है, तो वो ज़्यादा अच्छे से निगोशिएट कर पाती है गवर्नमेंट के साथ में, स्पेशली अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ में, तो उनके पास ज़्यादा प्रॉफिट होता है। फिर क्या होता है, वो कंट्रीज़ में जाके फैक्ट्रीज डालती है, उनका प्रॉफिट वापस उन डेवलप कंट्रीज़ के पास चले जाता है, और जो लोग हैं यहाँ पे उनका रिसोर्सेज खत्म होते जाते हैं, लोग पिसते जाते हैं और पैसा यहाँ नहीं बचता है, सारा वहाँ चले जाता है। तो वी नीड टू मेक श्योर एज अ डेवलपिंग कंट्री एंड एज अ कंट्री विथ वैल्यूज़ कि हम कोशिश करें कि सारे डेवलप्ड नेशन जो है ये अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशंस को जो है वो ना करें, क्या बोलते हैं, डोमिनेट ना करें। इस चीज़ को हमें रेजिस्ट करना है। पीपल ऑफ द नेशन मस्ट बी द प्रायोरिटी। यस, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चाहिए, यस ग्लोबलाइजेशन इज़ अ गुड थिंग, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि एक सरकार पूरी तरीके से भूल जाएगी कि उसकी पहली प्रायोरिटी उसके देशवासी होते हैं। द गवर्नमेंट इज़ नॉट अ बिजनेस,
द गवर्नमेंट इज अ पब्लिक सर्वेंट हुज जॉब इट इज टू सर्व द पब्लिक. तो यस, ग्लोबलाइजेशन इज गुड, लिबरलाइजेशन इज गुड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज गुड, बट इट नीड्स टू बी मेड श्योर कि कोई किसी का भी एक्सप्लॉयटेशन ना हो और नेशन के जो लोग हैं वो देश की सबसे पहली प्रायोरिटी हो. ये ध्यान रखना सबसे ज़रूरी काम है गवर्नमेंट का. सो आई होप दिस लेक्चर वॉज इंटरेस्टिंग फॉर यू. अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप कमेंट में लिखिए, मैं अगली क्लास में उसका ज़रूर जवाब दूंगी. हैव अ नाइस डे. थैंक यू.